हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड यू आर वाचिंग एरनी अकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 साउंड, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर है। ओके, तो इसका हम लोग बात करेंगे। कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा आप लोग को। वीडियो एज अ रिवीजन पार्ट में आप लोग बहुत ही प्रॉपर वे में देख सकते हो। ठीक है, इसके पहले मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो चैप्टर है उसका भी मैंने कंप्लीट रिवीजन वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया। अगर आप लोग इस PDF की बात करेंगे, PDF कहाँ पर मिलेगा आप लोग को? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ द साउंड। बहुत इजी है। देखो, मैं इसमें रेड्यूस पार्ट जो है उसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, रेड्यूस पार्ट को मैंने नहीं लिया है। जो आप लोग को पढ़ना है एग्जाम में जो आने वाला है सिर्फ वही यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा टेंशन मत लेना कि रेड्यूस भी मैंने कराया है या फिर नहीं करना है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें देखो, यहाँ पे आप लोग को ना ऐसा मतलब एक फॉर्म में यहाँ पे ट्री डायग्राम टाइप दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है बेसिक्स। ओके, सबसे पहले इसमें स्टडी करना है बेसिक्स। बेसिक्स के बाद आप लोग को पढ़ना है साउंड का ही पार्ट, जिसमें हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे बाय न्यूटन्स लॉ, बाय लैप्लास करेक्शन मेथड। ओके, इसमें एक और पार्ट पढ़ना है जिसको बोलेंगे इको, एंड उसके बाद डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ना है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लोग को टेक्स्ट बुक से इसको रीड कर लेना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके, तो आगे मूव करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि साउंड बेसिकली होता क्या है। तो साउंड इज़ नथिंग बट द is a type of energy. It is a type of energy due to which we get sensation of hearing. Okay, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिख रहा होगा। It is a type of energy due to which we get sensation of hearing. ये सेंसेशन है। ओके, सेंसेशन समझते रहोगे आप लोग। सेंसेशन का स्पेलिंग आता रहेगा। आई होप। उसका क्या बोले यहाँ पे, साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ओके, तो कोई भी अगर साउंड को हम लोग को प्रोड्यूस करना है, कोई भी साउंड अगर प्रोड्यूस करना है तो हमेशा उस साउंड को क्या रिक्वायरमेंट होता है? मटेरियल मीडियम। क्या रिक्वायरमेंट होता है? मटेरियल मीडियम। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी अगर साउंड प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे एक फूड का मेरे पास यहाँ पे बोर्ड है, इसको मैं ना साउंड प्रोड्यूस करके आप लोग दिखाता हूँ कुछ इस टाइप से। देखो, ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो साउंड प्रोड्यूसर है, ये जो साउंड सुनाई दे रहा है आप लोग को, देखो ध्यान से। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू वाइब्रेशन, है ना। सबसे पहले उस पर्टिकुलर जो भी बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड के ऊपर वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। वाइब्रेशन ने क्या किया? एक दूसरे को एनर्जी पास करना स्टार्ट किया। वहीं से किसका प्रोडक्शन हुआ? साउंड का प्रोडक्शन हुआ। ओके, तो यहाँ से हम लोग को अच्छे से तरह समझ में आना चाहिए कि कोई भी साउंड अगर प्रोड्यूस करना है आपको, तो हमेशा उसको मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेव। तो बेसिकली वेव क्या होता है? वेव अभी आप लोग बोलेंगे सर वेव क्या कुछ होता नहीं है, सिर्फ ऐसा जो डायग्राम ड्रॉ होता है इसी को हम लोग वेव बोलते हैं। तो स्टूडेंट ऐसी बात नहीं है ना। वेव को भी हम लोग अच्छे समझते हैं कि वेव बेसिकली होता क्या है। देखो, बहुत ही ईजी फॉर्म में मैं डेफिनेशन आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे देखो, वेव का अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ, वेव इज़ नथिंग बट द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। राइट है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस वेव की अगर मैं बात करता हूँ, देखो, अगर मैं इसी जो पर्टिकुलर जो डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, जो वेव दिख रहा है, इसी में अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट का इसका सिर्फ इस पार्टिकल अगर मैं बात करूँगा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? अपने एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। जितने भी यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है ना, सभी पार्टिकल क्या कर रहे हैं? एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, सिर्फ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो देखो, ये जो पार्ट है ना, ये जो ऊपर जाता है, ये क्या रहता है? एम्पलीट्यूड का यहाँ पर डिनोशन होता है ना। कभी ये एनर्जी बहुत मैक्सिमम होता है, कभी डिक्रीज होकर लो हो जाता है। इस टाइप से ये प्रोडक्शन होते रहता है। और ये जो कर्व ड्रॉ आप लोगों को दिख रहा है, इसी कर्व को हम लोग और क्या बोलते हैं? साइनसोइडल कर्व। ओके, तो आगे मूव करते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब आप लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। मैकेनिकल वेव क्या होता है? जिसमें मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन की बात करते हैं, अ वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, प्रोपगेशन का मीनिंग होता है कोई भी वेव का आगे मूवमेंट, मोशन। ठीक है, तो अगर साउंड का प्रोपगेशन कराना है तो हम लोग किसका रिक्वायरमेंट होता है? मटेरियल मीडियम का। अगर वहीं पे मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, उस टाइप के वेव को हम लोग क्या बोल देंगे? मैकेनिकल वेव। एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहो तो एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, साउंड वेव, वाटर वेव, एटसेट्रा। ओके, देखो, कई लोग क्या बोलते हैं? एटसेट्रा जो ETC लिखा, इट इज़ नथिंग बट द एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसे हम लिखते हैं, जस्ट मैं आप लोग को ऐसे बता रहा हूँ। ओके, सेकंड हम लोग बात करें नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? वेव विच डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ओके, यहाँ पे साउंड आना चाहिए, और डायरेक्ट प्रोपगेशन तक ही लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जिस वेव को प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उस टाइप के वेव को हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। बहुत सिंपल है। देखो, एग्जाम्पल क्या है? लाइट वेव एंड रेडिएशन। लाइट वेव क्या होता है? देखो ना, आप लोग लाइट ऑन करो, घर पे
मालूम पड़ जाएगा आप लोग को, है ना। वहीं से आप लोग को वेव के फॉर्म में वो जो भी विजिबल होता है, थिंग्स जो विजिबल होते हैं हम लोग को लाइट के अंडर फॉर्म में, तो हम लोग क्या मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट वेव भी बोलते हैं ना, वेव भी बोलते हैं, वेव के थ्रू ही दिखता है। रेडिएशन तो आप लोग को पता होगा रेडिएशन क्या होता है ना। तो हम लोग बात करते हैं, देखो बेसिक्स की बात करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को वेव दिख रहा होगा कुछ इस टाइप से, है ना। यहाँ पे देखो ये जो वेव ड्रॉ किया हुआ है, कुछ इस टाइप से वेव यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं ना, यहाँ पे जो ड्रॉ करके दिखाना क्या चाह रहा है ना। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँगा ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पार्टिकल जस्ट स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से पार्टिकल जस्ट स्टार्ट होगा, ओके। ये जो पार्ट देख रहे हो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, ओके। ये रिड्यूस पार्ट है, बट फिर भी इसका बेसिक्स की नीड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मेजरमेंट होता है मीटर में, है ना, वो भी एक टाइप का लेंथ है। उसके अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ, सेकंड में यहाँ पे क्या बोलना चाहूँगा कि देखो ये जो वेव कंप्लीट हुआ है, जो वेव यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इस वेव को सर्टेन टाइम लगेगा, मतलब वहाँ पे एक टाइम पीरियड यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ओके। टाइम पीरियड का डेफिनेशन होता है, टाइम पीरियड डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल इट इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। एंड वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा, ये तो लैम्डा जो साइन है ना, ये लैम्डा का साइन है, ओके। लैम्डा साइन रिप्रेजेंट फॉर वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, व्हेन अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म वन साइकिल, ठीक है। अगर क्रेस्ट एंड ट्रफ दोनों मिलके आते हैं और एक साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, वहाँ पे जो उसका लेंथ कैलकुलेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, ओके। अब मैं बात करना चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का डिनोशन होता है स्मॉल एन, फ्रीक्वेंसी का डिनोशन होता है स्मॉल एन। फ्रीक्वेंसी का अगर मैं डिनोशन की बात करूँगा तो स्मॉल एन होता है, उसका यूनिट होता है हर्ट्ज, है ना, देखो लिखा हुआ है। और क्या यूनिट लिख सकते हैं हम लोग उसको, 1/सेकंड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड इनवर्स, ओके। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बेसिक्स की बात की, चलो आगे मूव करते हैं, अब मैटर वेव की बात करते हैं। तो बेसिकली देखो मैटर वेव क्या होता है, यहाँ पे रीड कर देता हूँ मैं, देयर इज ऑलवेज वेव एसोसिएटेड विद एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन मोशन सच अ वेव आर मैटर वेव, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और उससे वेव अगर फॉर्म कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में और उससे वेव फॉर्म कर रहा है, उस टाइप के वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर वेव, उस टाइप के वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर वेव। एग्जाम्पल क्या, वेव प्रोड्यूस इन अ रोप, है ना। देखो एक रोप यहाँ से, अगर रोप यहाँ पे मैंने समझ लो रोप को ना थ्रेड करके रखा है, यहाँ से मैंने रोप को पकड़ के रखा है ना। रोप को यहाँ से पकड़ेंगे तो यहाँ पे देखो, जैसे ही रोप को ना मैं एक बार उसको ना ऐसा अप साइड में ऐसा थ्रो करूँगा, तो ये देखो इसका फॉर्मेशन कैसा होगा, वेव का कैसा फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगेगा, कुछ इस टाइप से वेव का फॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। तो यहीं पे क्या किसका फॉर्मेशन होता है, मैटर वेव का, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फॉर्म यहाँ पे दिखा हुआ, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो देखो ट्रांसवर्स वेव लॉन्जिट्यूडिनल वेव तो आप लोग को रिड्यूस पार्ट है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रांसवर्स वेव होता क्या, ओके। देखो ट्रांसवर्स वेव इज नथिंग बट द अ वेव, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक वेव कुछ इस टाइप से मोशन करेगा। तो यहाँ पे वेव की बात करते हैं। वेव में यहाँ पे देखो कोई भी वेव अगर मूव करेगा, ठीक है, कोई भी वेव का वाइब्रेशन जो प्रोपोगेशन होता है, अगर फॉरवर्ड में डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होते रहेगा और जो उसका वाइब्रेशन है उसकी परपेंडिकुलर फॉर्म में अगर मूव करता है, उसका वाइब्रेशन परपेंडिकुलर फॉर्म में अगर मूव करता है, उस टाइप के वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अगर देखो वाइब्रेशन और जो वेव का प्रोपोगेशन है दोनों अगर पैरेलली मूव करेगा, कुछ इस टाइप से पैरेलली अगर मूव करता है, उस टाइप के वेव को बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव, उस टाइप के वेव को बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ओके। यहाँ पे देखो इसको सिर्फ आप लोगों को समझना है कि ट्रांसवर्स क्या वेव क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या होता है, ओके। इसका डिटेल स्टडी आप लोग 12th में करेंगे। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट फिर सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, √T/m, वेयर T स्टैंड्स फॉर टेंशन, T को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन। M स्टैंड्स फॉर मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन L, ठीक है। मास अपॉन एन को क्या बोलेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीनियर डेंसिटी, इसी को और क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी, ओके। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में इसी वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें चेंज होता है, क्या आता है, √E/ρ, वेयर E स्टैंड्स फॉर इलास्टिक मॉडुलस, ρ स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ द एयर, ओके। इलास्टिक मॉडुलस हम लोग ने 6th चैप्टर में पढ़ा, अगर उसको आप लोग ने स्टडी नहीं किया तो 11th फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे उसका वीडियो प्रॉपर में देख सकते हो, जो कि फेस वाला वीडियो मैंने बनाया है बोर्ड पे, ठीक है। उसका रो है डेंसिटी का वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स है 1.293 kg/m3, ओके। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल टाइप ये डेरिवेशन है, जिसमें हम लोग देखो डेरिवेशन का नाम क्या है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर मीडियम, ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, ओके। या फिर और कैसे इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता हो, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 79.9 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया,
क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, अभी इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, वेलोसिटी का फार्मूला तो यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो। ओके, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया, कौन सा फार्मूला, ट्रांसवर्स नहीं, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव का है ना, लॉन्जिट्यूडनल वेव का ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब देखो जैसे हम लोग इस फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस है ना, जो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट द इलास्टिक मॉडुलस इज इंडिकेटेड थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या यहाँ पे होता है, एच डी जी। एच डी जी स्टैंड्स फॉर, देखो एच स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का क्यों हम लोग लेते हैं, बिकॉज ऑफ कोई भी मेजरमेंट करते हैं हम लोग वेलोसिटी प्रेशर, तो हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, हमेशा मर्क्यूरी की हेल्प से। तो मर्क्यूरी का हाइट मैंने कंसिडर किया, उसका तो मर्क्यूरी का डेंसिटी कंसिडर किया, उसका एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है वैल्यू, स्मॉल जी है ना, स्मॉल जी का वैल्यू तो पता ही रहेगा ना आप लोग कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू भी आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर वैल्यू की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर वैल्यू की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो वैल्यू है 0.76 मीटर फॉर हाइट ऑफ मर्क्यूरी, 13600 kg पर मीटर क्यूब फॉर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 9.81, ये तो पता रहेगा आप लोग को। ओके, तो देखो ये जो वैल्यू अगर आप लोग बोलोगे कि सर ये वैल्यू आप लोगों ने कहाँ से लिखा, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोग को याद रख लेना है इसके लिए। ओके, रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ एयर। देखो ए भी डेंसिटी है और ये डी भी डेंसिटी है। ओके, बट जो ऊपर रो है, रो किसका सिंबल रहेगा, डेंसिटी ऑफ एयर के लिए, और डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ पे दोनों सिंबल ना सेम ना हो जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए आप लोग को बाद में, इसलिए मैंने सिंबॉलिक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चेंज किया हुआ है। ओके, तो चलो आगे मूव करते हैं। जो वैल्यू मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया, सभी वैल्यू को मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट किया। तो इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ, देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मैं अप साइड में लेता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या था, पी अपॉन रो, पी की प्लेस में मैंने पुट किया एच डी जी, एच का वैल्यू पुट किया डेंसिटी, हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, एंड जी का वैल्यू, उसका डेंसिटी ऑफ एयर, सभी का वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद देखो ये जो है ना स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट आउटसाइड, इसको मैंने क्या किया अंडर ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ओके, पावर यहाँ पे आएगा 1/2। ओके, देखो जैसे ही पावर 1/2 आएगा, जैसे ही पावर यहाँ पे 1/2 इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पे 1/2 क्या आएगा, फ्रंट में आ जाएगा। क्यों क्यों क्यों, बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किया। जैसे मैं लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि जो 1/2 है, जो आउटसाइड आया, जो 1/2 यहाँ पे आउटसाइड आ रहा है, जो दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, ये एंटी लॉग स्टार्टिंग में देखो, ये लॉग यहाँ से ना लॉग का फंक्शन स्टार्ट हो गया। अगर लॉग कैसे सॉल्व करते हैं अगर आप लोग को नहीं आता, तो लॉग हाउ टू सॉल्व लॉगरिथमिक टेबल ऐसे करके आप लोग को वीडियो 11th प्लेलिस्ट फिजिक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो वीडियो। ठीक है, तो देखो ये फ्रंट में 1/2 हम लोगों ने फ्रंट में ले लिया, स्टार्टिंग में एंटी लॉग लिखा, ये स्टैंडर्ड रूल है, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, लॉग देखो, लॉग को मैंने कैसे कंसिडर किया, देखो लॉग में क्या होता है हमेशा, ये अपॉन वाला जो फंक्शन होता है ना, जो अपॉन वाला फंक्शन है, इसको मैंने लॉग के फॉर्म में सब कुछ रख दिया, ये लॉग आ गया 1/2 एज इट इज़। देखो ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को मैंने यहाँ पे रखा, उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस यहाँ पे लॉग 1.293 आएगा। साथ में देखो, साथ में यहाँ पे लॉग भी लिखना रहेगा। ओके, ये स्टूडेंट ने यहाँ पे मिस्टेक किया, तो साथ में यहाँ पे क्या आएगा, लॉग भी आएगा उसके साथ में। ओके, तो 1/2 फ्रंट में आ गया, ये लॉग के फॉर्म में गया, ये लॉग के फॉर्म में हो गया। ठीक है, उसका क्या करने का, देखो उसका क्या करना है, देखो ये थोड़ा सा ना, ये ऐसे इस टाइप से नहीं लिखना चाहिए था। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यू कहाँ से मिला, देखो 1/0.8808, ये वैल्यू कहाँ से मिला, ये वैल्यू कहाँ से मिला हमको, लॉग टेबल से। ये वैल्यू भी लॉग टेबल से, इस वाले वैल्यू को, सभी वैल्यू को लॉग टेबल से निकाला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया। सब्स्टिट्यूट करते ही हम लोग को फाइनल वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 4.8944। ओके, इसको हम लोग देखो, ये 1/2 हाफ जो है था वो बाहर ही है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू हमको दिखेगा। ठीक है, अभी किस फॉर्म में आ गया, एंटी लॉग की फॉर्म में। तो आप लोग को अभी लॉग बुक का जो टेबल है उसको टर्न करना है, एंटी लॉग देखना है, हेडिंग में एंटी लॉगरिथम लिखा है कि नहीं, फिर उसका वैल्यू देखना स्टार्ट करना है। और एक और चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए आप लोग को, एंटी लॉग जब भी आप लोग देखोगे हमेशा वैल्यू पॉइंट से चेक करना है ना, पॉइंट से वैल्यू। तो वैल्यू कैसे देखना आप लोग को, लेफ्ट साइड से जो ब्लॉक लेटर रहेगा 0.44 का, वर्टिकल से 7 एंड मीन डिफरेंस 2, तो ये वैल्यू देखना आप लोग को, ये मिलेगा 2.800। ओके, 2.800 जैसे ही मिलेगा उसको यहाँ पे पुटअप कर लेना आप लोग को। उसके बाद ये जो 2 लिखा है पॉइंट के पहले, इस 2 को 10 टू द पावर के फॉर्म में लिख देना है, कुछ इस टाइप से। ओके, सॉल्व करेंगे 280 मीटर पर सेकंड आएगा। ओके, देखो 280 279.9 हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था, तो ऑलमोस्ट इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं चलता है। ओके, यहाँ पे मैंने देखो एक स्टेटमेंट लिखा, प्रैक्टिकली द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 280 मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू इज़ नॉट क्लोज टू द प्रैक्टिकल वैल्यू, हैंस द वैल्यू इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो वैल्यू क्या हो गया था,
ये वैल्यू क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ओके, फिर उसका सेकंड साइंटिस्ट आया, साइंटिस्ट कौन आया, लैपलेस, ठीक है, जिसका नाम दिया गया लैपलेस करेक्शन मेथड, इस मेथड का नाम दिया गया। इस साइंटिस्ट ने देखो कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया, उसने क्या किया, प्रेशर यूज़ कर लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक और चीज़, एक और फैक्टर होता है, उसका नाम क्या होता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो। ओके, जिसका सिंबल है गैमा। गैमा का यूज़ किया मैंने यहाँ पे, देखो सभी का वैल्यू सेम, फार्मूला सेम, सब कुछ वैल्यू सेम, सिर्फ चेंज होगा गैमा का वैल्यू। गैमा का नाम क्या, स्पेसिफिक हीट रेशियो। इसका वैल्यू कितना गया, 1.4 मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। बाकी सब फार्मूला पहले से चलेगा, सिर्फ 1.4 यहाँ पे न्यू मल्टीप्लिकेशन, ये देखो 1.4 न्यू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आया, उसको मैंने यूज़ किया, आगे मूव किया, मूव करने वाला सॉल्व किया, सब मेथड सेम, आगे का सब कुछ प्रोसीजर सेम। और यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को क्या मिलेगा, 331.3 मीटर पर सेकंड, जो कि नियरेस्ट इक्वल है 340 मीटर पर सेकंड के। सो दिस वैल्यू इज़ एक्सेप्टेबल। जो स्टेटमेंट प्रीवियस में बोला था वही स्टेटमेंट सेम यहाँ पे लिखना है। वैल्यू क्या लिखना है वहाँ पे, 280 की यहाँ पे 331.3 मीटर पर सेकंड यूज़ करना है, और यहाँ पे बोल देना है दिस वैल्यू इज़ एक्सेप्टेबल। ओके, अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब देखो, जब भी विंटर वाइज, समर वाइज, या फिर जो भी रेनी सीजन आता है, अगर यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर चेंज आता है तो वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, किसके वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी। टेम्परेचर में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, ह्यूमिडिटी में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। अब हम लोग इसकी बात करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सबसे पहले हम लोग प्रेशर के टर्म में बात करने वाले, जो कि प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड की हम लोग बात करेंगे। तो चलो ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला है, लॉन्जिट्यूडनल वेव का, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो, वेर ई इज इक्वल्स टू पी, अपने को पता है। तो v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ पी अपॉन रो, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, पी अपॉन रो। और अपने को मालूम है, देखो पी अपॉन रो आ गया, बट डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला इसकी प्लेस पे पुट कर दिया, तो क्या आ गया, m अपॉन वी। वी ऊपर जाएगा तो पी वी बन जाएगा, पी वी प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखो प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, जब हम प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। ठीक है, सब कुछ अगर कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। इसका मीनिंग, सिंपल मीनिंग होता है कि वेलोसिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा प्रेशर का। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, तो ये फर्स्ट इफेक्ट हमने देखा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन पार्ट है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर, हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे। ओके, मतलब प्रेशर वेरी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लेट वी नॉट बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेट वी टी बी द वेलोसिटी साउंड एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उसके बाद देखो यहाँ पे उसका स्टडी करना स्टार्ट किया हमने। सेम फार्मूला यूज़ किया, पी इज इक्वल्स टू, पी को ऐसे ही रहने दिया, डेंसिटी का फॉर्मूला सेम यूज़ कर दिया। और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ पी वी अपॉन एम, अंडर रूट ऑफ पी वी अपॉन एम। बट पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी, है ना, आइडियल इक्वेशन 7 चैप्टर में पढ़ा हमने। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो हमने क्या किया, पी वी की प्लेस पे एन आर टी यूज़ कर लिया और बाकी सब कुछ सेम। यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है हम लोग को, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम पड़ रहा है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करोगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो फार्मूला ये हो जाएगा। फार्मूला चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ T0 बन रहा है। और यहाँ पे देखो एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हो, T डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी हम लोग T डिग्री सेल्सियस पे ले सकते हैं, इसलिए मैंने VT एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ दिख रहा है हम लोग को, T0 यहाँ पे फॉर्म हुआ है और नीचे ये देखो यहाँ पे T0 फॉर्म हुआ है, यहाँ पे TT फॉर्म हुआ। इसका मीनिंग क्या है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने वाला है। देखो ऐसे भी तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, R क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सिर्फ बचता कौन है भाई, सिर्फ एक ही यहाँ पे कौन बचेगा, ये एक ही यहाँ पे कौन बचेगा, टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टी। अगर टी में चेंज आया तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। किस फॉर्म में चेंज आएगा, हमेशा स्क्वायर रूट के फॉर्म में चेंज आएगा। देखो उसको वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग थर्ड बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी की अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबॉलिक यहाँ पे डिनोशन दिया मैंने। लेट देखो रो एम, रो सफिक्स ऑफ में, रो एम बी द डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर एंड वी एम बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्चर, रो डी बी द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर एंड वी डी बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। ओके, एक और चीज़ देखो यहाँ पे, अगर आप लोग ने इसके पहले स्टडी करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूले की। देखो वेलोसिटी और रो का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं मॉइस्ट एयर पे बात करूँगा तो वेलोसिटी और रिलेशन ऐसा मिलेगा, अगर मैं ड्राई एयर पे बात करूँगा तो ऐसा मिलेगा, राइट है कि नहीं। और मुझे अच्छे से पता है कि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर कितना होता है। डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका वैल्यू फिक्स होता है, कितना, 1.29, और डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर कितना होता है, 0.81। दोनों में से ग्रेटर कौन, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। और डेंसिटी और वेलोसिटी कैसा, प्रोपोर्शनलिटी कैसा, इन्वर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसका मीनिंग क्या, वेलोसिटी ऑफ ड्राई इज लेस दैन द वेलोसिटी ऑफ मॉइस्चर।
ओके, तो यहाँ पे देखो उसी को स्टेटमेंट फॉर्म मिलेगा, आप लोग इसको स्टडी कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इको की बात करते हैं। देखो इको बहुत ही सिंपल है ना, इको बहुत ही सिंपल है। इको देखो बेसिकली इको होता क्या है, जैसे आप लोग कहीं गए रहोगे माउंटेन में, है ना, माउंटेन एरिया में, हिल स्टेशन कहीं गए रहोगे, अकेले नहीं गए रहोगे, किसी के साथ गए रहोगे। ओके, समझ लो यहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे हम लोग ने चिल्लाया किसी का नाम, है ना, किसी का नाम आप लोग समझते रहोगे किस नाम की बात कर रहा हूँ। किसी का नाम हमने चिल्लाया तो वो नाम यहाँ से जाएगा, फिर ऐसा मूव करेगा, मूव करते करते फिर से बाद में थोड़ा बाद सुनाई देता है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पाथ फर्स्ट टाइम फॉलो किया, जो पाथ ये फर्स्ट टाइम फॉलो किया, वही पाथ सेम रिटर्न में आता है, तभी तो हम लोग को साउंड प्रोड्यूस होता है ना, तभी तो साउंड फिर से सुनाई देता है। इसी रिपीटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। इसी रिपीटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। अब देखो जो माउंटेन है ना, माउंटेन वो कैसा होना चाहिए, जो माउंटेन यहाँ पे कंसिडर करो कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। रिजिड मतलब फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से चिल्लाया और ये माउंटेन यहाँ से भाग गया भाई, तो प्रॉब्लम आएगा ना। ओके, तो देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, एन इको इज द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ सम रिजिड सरफेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। तो फॉर्मूला इसका देखो बहुत सिंपल, बहुत इजी फॉर्मूला, मैक्सिमम क्वेश्चन इस बेसिस पे हो जाते हैं इस चैप्टर के। ओके, न्यूमेरिकल्स के। तो वेलोसिटी इक्वल टू 2d अपॉन टी, 2d क्यों, इसका डबल टाइम्स ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुआ है इसलिए। ओके, उसका देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया, कंसिडर किया, इसको सॉल्व किया, देख लेंगे आप लोग खुद से। अब हम लोग बात करें डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड। देखो डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड बेसिकली ये जो स्टडी होती है ना, हमेशा इस फॉर्म में स्टडी होती है। फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से ट्रेन आ गई, है ना, बस तो आएगा नहीं, यहाँ से ट्रेन आएगी। ट्रेन जब आना स्टार्ट करेगी तो साउंड समझ लो प्रोड्यूस करना उसने स्टार्ट किया। जैसे जितना ट्रेन मेरे पास में आएगी उतना साउंड का मुझे जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा सुनाई देगा। धीरे धीरे जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगा इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, फिर मेरे जब पास आएगा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, उसके बाद जैसे दूर जाएगा धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसी फिनोमिनल स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट इज द अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ओके, सोर्स कौन है, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसमें सोर्स कौन था, जो पर्सन वहाँ पे खड़ा था सोर्स था। ओके, नहीं जो पर्सन खड़ा है वो ऑब्जर्वर हो गया, जो ट्रेन आ रही है सोर्स हो गई। ओके, उल्टा भी हो सकता है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट दिया, डॉपलर्स इज अ वेव फिनोमिना, इट होल्ड्स फॉर द साउंड वेव एंड आल्सो फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, आप लोग समझ भी करेंगे। फर्स्ट केस की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर क्या स्टेशनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सोर्स आ गया, सोर्स क्या करने वाला, मूव, ऑब्जर्वर कैसा स्टेशनरी है। ओके, तो देखो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कर गया जिसको डिनोट किया हम लोग ने स्मॉल डी से। ओके, यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करूँ तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला। बट ये वी जो है, वी किसका है, सोर्स का है, तो वी एस इक्वल टू डी अपॉन टी आ गया। ओके, डिस्टेंस क्या आ गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। आगे मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल अब यही जो सोर्स है ना, अब दूर जा रहा है, ये सोर्स क्या आ रहा है, दूर जा रहा है। जैसे ये दूर जाना स्टार्ट करेगा तो उसका वेलोसिटी वी एस आ जाएगा, है ना, वेलोसिटी वी एस आ जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस डी हमने कंसिडर किया ऑलरेडी पहले से, है ना, बट ये जो डिस्टेंस अपने को पता नहीं। तो ये तो मुझे पता है ना कि जब ये सोर्स इस साइड मूव करेगा तो वेलोसिटी जो प्रोड्यूस करेगा वी एस रहेगा, उसको टी से मल्टीप्लाई कर दो ना, उसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, डिस्टेंस, राइट है कि नहीं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लग रहा है वो क्या आएगा, सबसे पहले ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दिया अपॉन में वी वेलोसिटी, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे T2 हम लोगों ने डिनोटेशन किया और यहाँ पे फाइनल टाइम मिला। अब ध्यान से देखना, देखो जब भी जो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा सबसे पहले वहाँ पे इनिशियल टाइम हम लोग कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे T0 से। ओके, बाकी जो ये जो मिला ऑब्जर्व करने के बाद मिला, तो ये T इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलेगा कुछ इस टाइप से। ओके, अब इसी को देखो, अगर मैं pth टाइम पे बात करूँगा, pth मतलब किसी एक स्टैंडर्ड नंबर के फॉर्म में बात करूँगा, फॉर एग्जांपल सेकंड टाइम, 3 टाइम, 4 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, उसके अगर बात करेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करेगा। अगर मैं pth टाइम की बात करूँगा तो यहाँ पे देखो T0 क्या बनने वाला है, T1 प्लस पी, है ना, T1 प्लस पी, T0 नहीं है भाई, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पे T क्या बनेगा, T1 प्लस पी, मतलब अब जो नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगा पहले से ज़्यादा मिलने वाला है। पहले समझ लो 1 था, तो अब ये वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी हो जाएगा। 1 प्लस पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, P इंटू T0। P स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टाइम, है ना, तो P स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टाइम, तो P से इसको मल्टीप्लाई किया और इस T0 को भी मल्टीप्लाई किया, जहाँ T0 था उसको P से मल्टीप्लाई चुपचाप कर देना हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कैसे मिलेगा, T1 प्लस पी, मतलब उसके आगे वाला उसके पीछे वाला, है ना, T1 प्लस पी, दोनों वैल्यू सब पुट करना हम लोग को। पुट करते ही उसको क्या करना है,
ये जो ब्रैकेट है उसको एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड करते हैं डी अपॉन वी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे तो पी मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, T0 भी कॉमन ले लिया, तो सिर्फ अंडर ब्रैकेट में ये दिखेगा। अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट वे की बात करेंगे तो अगर पी का वैल्यू 1 हो जाएगा, पी का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला हमको वहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम का फॉर्मूला मिल रहा है वो क्या मिलेगा, टोटल टाइम का जो फॉर्मूला मिल रहा है वो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, T इक्वल टू T0 1 प्लस वी एस अपॉन वी। ओके, 1 प्लस वी एस अपॉन वी सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्मूला हम लोग को मॉडिफाई करके मिलेगा। अगर इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो सिर्फ क्या करना है भाई, कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है, टाइम पीरियड को क्या कर लो, टाइम को क्या कर लो, टाइम को क्या कर लो, इन्वर्स कर लो, इन्वर्स सब इन्वर्स हो गया, सब इन्वर्स हो गया तो ये फ्रीक्वेंसी बन गया, N0 बन गया और ये वी अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। वी प्लस माइनस का इसका मीनिंग क्या है कि जब ध्यान से सुनना, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात बता रहा हूँ मैं। देखो, जब ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, इंक्रीज कब होगा, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। अगर वैल्यू प्लस होगा, अगर ये वैल्यू प्लस होगा, इसका मीनिंग क्या है कि ओवरऑल वैल्यू क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगा, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अब ध्यान से सुना, जब सोर्स क्या कर रहा है, जब सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर के पास में आ रहा है, मतलब जो स्टेशनरी था ऑब्जर्वर उसके पास में जब सोर्स आना स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब वो उसके पास में आते जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है, कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। क्यों बिकॉज ऑफ ये पूरा होल वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, देखो डिनोमीटर डिक्रीज हो रहा है, अगर डिनोमीटर डिक्रीज होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, अगर डिनोमीटर यहाँ पे डिक्रीज होगा, इसका मीनिंग क्या है कि ये पूरा वैल्यू इंक्रीज होगा। ये पूरा वैल्यू इंक्रीज किया तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सेम उसका उल्टा, अगर सोर्स ऑब्जर्वर से आगे चलेगा, दूर चलेगा, है ना, तो ये क्या होगा, जो डिनोमीटर क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा, है ना, वेलोसिटी का जो डिफरेंस है दोनों क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर पूरा वैल्यू डिक्रीज होगा मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, कम सुनाई देगा ना। ओके, आई होप आप लोग समझ रहेंगे। किस टू की बात करेंगे, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों भी अगर साथ में मूव कराना चाहोगे तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को हमेशा ऊपर रखना, सोर्स को हमेशा नीचे रखना, ये ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। एक और चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी देखो ऊपर माइनस प्लस यूज़ किया, नीचे भी प्लस माइनस यूज़ किया, देखो प्लस और माइनस जब भी ऑब्जर्वर या फिर सोर्स जब उसके पास में जाएगा किसी भी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के, तो न्यूमरेटर में प्लस यूज़ करो और डिनोमिनेटर में माइनस यूज़ कर लो। ओके, देखो यहाँ पे दोनों भी बताए, अगर वही अवे जा रहा है तो न्यूमरेटर में माइनस यूज़ कर लो और डिनोमिनेटर में प्लस यूज़ कर लो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्टली फॉर्म में बता दिया मैंने आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे कुछ असम्पशन के बारे में। लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वी एस बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ सोर्स, वी नॉट और वी एल, ये वी एल लिखा हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लिसनर। ओके, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या ऐसा रिलेशन है वेलोसिटी के साथ में, इन्वर्स का रिलेशन है ना। देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन इज नथिंग बट द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी, एन इज नथिंग बट द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। जब समझ लो ऐसा कुछ कंडीशन आ गया कि सोर्स का वेलोसिटी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी दोनों सेम हो गया। देखो अगर दोनों सेम हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो सोर्स और ऑब्जर्वर का दोनों का सेम होगा, मतलब ये पूरा सेम होने वाला है, तो कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचा, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट। ओके, इसका मीनिंग क्या है, जब भी सोर्स का वेलोसिटी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी सेम होगा तो एन इक्वल टू एन नॉट हो जाएगा, और जब भी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी सोर्स के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा या ऐसा कुछ दिखेगा तो एन इज ग्रेटर देन द एन नॉट हो जाएगा। कैसे होगा, कोई भी एक वैल्यू कंसिडर कर लो, यहाँ पे पुट करो और समझ में आ जाएगा आप लोग को। ओके, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिलेटिव अप्रोच ऑफ लिसनर अप्रोचेस टू द सोर्स फास्टर। ओके, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे, जब भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर सोर्स की वेलोसिटी से डिक्रीज होगा, ठीक है, वैल्यू कोई भी कंसिडर करो, पुट करो, तो उसके बाद क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस दैन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस दैन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। देखो कॉमन प्रॉपर्टीज कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड और लाइट का कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। देखो, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड सोर्स देन द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट दैन द एमिटेड फ्रीक्वेंसी, है ना। देखो जब भी ऑब्जर्वर, समझ लो एग्जांपल बता देता हूँ इसके लिए। फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ पे ट्रेन है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। देखो जो ट्रेन है अपना जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी कौन सा है, वो कौन सा फ्रीक्वेंसी है, वो उस फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी और क्या बोलते हैं हम लोग, एमिटेड फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी और क्या बोलते हैं हम लोग, एमिटेड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एमिशन करेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ लो जितने भी जोर से फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा सेम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग को सुनाई देगा क्या, नहीं। क्यों नहीं सुनाई देगा, बिकॉज हम लोग सर्टेन डिस्टेंस पे, तो वही यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो सेकंड क्या बोला, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी इज हायर देयर इज ए रिलेटिव अप्रोच। ओके, तो रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, हमेशा हायर रहता है,
कैसे, किस फॉर्म में, रिलेटिव अप्रोच के फॉर्म में। सेकंड देखो, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी इज लोअर इफ द रिलेटिव रिसेट। रिसेट का मतलब क्या होता है, दूर जा रहा है। जब दोनों दूर जाएंगे तो रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम सुनाई देगा, कम वैल्यू मिलेगा। और दोनों पास में जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी का कैसा आएगा, हायर आएगा। ओके। फोर्थ यहाँ पे कंपैरिजन की बात करेंगे तो वी एस स्टैंड्स फॉर वी एंड वी नॉट आर द वेरी स्मॉल देन द स्पीड ऑफ वेव वी यूज रिलेटिव वेलोसिटी। ओके। अगर तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अगर बहुत स्मॉल दिख रहा है तो ये हम लोग को फॉर्मूला यूज़ कर लेना वहाँ पे, डेल्टा एन अपॉन एन, वी आर अपॉन वी, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ। देखो नेक्स्ट डॉपलर शिफ्ट, देखो एन माइनस एन नॉट क्या होता है, डॉपलर शिफ्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। एमसीक्यू फॉर्म में ये पूछ लेता है। ओके। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग ने साउंड चैप्टर जो कि क्लास 11 फिजिक्स का यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट आप लोगों को बताया। आई होप आप लोग ने वीडियो को एंजॉय किया रहेगा। अगर वीडियो आप लोग को जरा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, जितना हो जाए उतना सभी स्टूडेंट को, सभी फ्रेंड्स को, सभी जितने ग्रुप है सभी को पहुँचा दीजिए। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज ऑफ आप लोग को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसी के थ्रू आएगा। ओके। सो आई होप आप लोग को एंजॉय करेंगे। तो चलो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। So bye bye everybody and take care.